नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 20 ऑफ द दिसंबर 2025 और देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन सी चीज़ें हमारे काम की हैं। सबसे पहले आता है SIR। अब जो SIR का टॉपिक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। क्या होता है SIR? तो सिंपल से याद रखना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो टाइम टाइम पर क्या करता है, ये चेक करने की कोशिश करता है कि जो वोटर्स हैं या जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में कोई जो वोटर है वो कहीं ऐसा ना हो कि फर्जी तरीके से उसके अंदर एनरोल्ड हो चुका हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कोई हरियाणा में रहने वाला है और उसकी जॉब लग गई मान लो लद्दाख में, और वो लद्दाख में रहने लग गया, तो अब क्या होगा कि उसका जो SIR का जो समय आएगा, या उसने यहाँ भी वोटर कार्ड बना रखा होगा, डेफिनेटली यहाँ भी उसका वोटर कार्ड ये सब बन चुका होगा, आधार कार्ड, तो यहाँ भी वोट कर रहा है, वो यहाँ भी वोट कर रहा है। तो कहा गया ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डुप्लीकेट वोटर्स, इनको नाम दिया गया डुप्लीकेट वोटर्स, इनको लिस्ट से बाहर निकाला जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? SIR करना होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके लिए BL ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। वो घर घर जाते हैं, डोर टू डोर वेरिफिकेशन होता है, और फिर उसके अंदर अगर कोई ऐसा डुप्लीकेट वोटर पाया जाता है, तो ऐसा सस्पेक्ट मिलता है, उसे डिलीट कर दिया जाता है। बस इतनी सी बात होती है। बट इतनी सी बात ये कहने के लिए, अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखोगे तो बहुत बड़ी चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं फॉर वर्क, है ना, काम की तलाश में, और वो सालों से अपने घर नहीं गए। तो उनके जो बच्चे हैं वो भी वहीं पैदा हुए हैं बेसिकली, तो उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ के वोटर ID कार्ड बना ली, वो वहाँ भी है, वो वहाँ भी है, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को निकालने के लिए लाया गया। तो कुछ दिन पहले हमने ऑलरेडी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि भाई एक्चुअल प्रॉब्लम जो है ना, वो फर्जी वोटर नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम इज माइग्रेशन, कि आप या तो वर्क ही वहीं प्रोवाइड करा दो ताकि लोग वहाँ से जाए ना, और अगर लोग जा रहे हैं तो ये तो होगा, आज करा दोगे फिर 20 साल बाद फिर ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर कह रहा है कि जो SIR है उसके कुछ डाटा निकल के आए हैं, और डाटा ये कहते हैं कि जो आपका तमिलनाडु है, समझना, तमिलनाडु में 97 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया है, जिसमें से कहा गया कि 26.9 लाख वोटर्स की तो डेथ हो चुकी है, इवन फिर भी उनके वोटर कार्ड बने हुए थे। चलो ठीक है, ये तो मान लिया, होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है शिफ्टेड एंड एब्सेंट, यानी कि 66.4 लाख, यानी कि 97 को अगर 100 मान लो तो ऑलमोस्ट 66% जो वोटर्स हैं वो या तो शिफ्ट हो गए हैं या दे आर एब्सेंट। अब एब्सेंट का मतलब यही तो है ना कि वो रहता तो तमिलनाडु में है, बट वो काम कर रहा है कहाँ पे? लद्दाख में। तो बेसिकली उसको तुमने डिलीट कर दिया वहां से। अब सोचो, उसने वहां भी नहीं बनवा रखा होगा वोटर कार्ड, तो तुमने तो उसका राइट टू वोट ही छीन लिया। तो यहां पर एक बात निकल के आती है, राइट टू वोट, और हमारा देश तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, हमारे यहाँ पर तो डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन से सब कुछ चलता है। वहां पर अगर तुम राइट टू वोट ही छीन लोगे, उसके वोट देने का, मत देने का अधिकार ही छीन लोगे, देन किस बात की डेमोक्रेसी की आप बातें करते हैं? तो ये तो इसमें डिस्कस किया गया है कि ठीक है तुम कर रहे हो, लेकिन इतना बड़ा नंबर में अगर तुम काट रहे हो, 1 करोड़ लोगों को तुमने काट दिया, तो डेफिनेटली किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का बेनिफिट करने के लिए ऐसा हो रहा है, वो अलग बातें हैं, वो सब डिबेट का इशू हो सकती हैं। बट हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन चीजों को देखें तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है कि भाई ये तो कुछ गलती हो रहा है, कि आप कैसे इतने नंबर्स को हटा सकते हो 66% वोटर्स को, कि इस बात के लिए कि दे आर शिफ्टेड, मतलब यहाँ भी कट गए वहां भी कट गए, तो तुम एक्चुअल में उनका क्या छीन रहे हो? तो उनका राइट टू वोट छीन रहे हो, जो कि उनका फंडामेंटल राइट नहीं है, माना हमने, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ना, समझ गए? तो बस उसी की बातें कर रहा है। Over 15% of the Tamil Nadu electors and 14.5% of those from Gujarat have been deleted from the voter list as part of the ongoing special intensive revision of the electoral rolls. In Chennai alone, more than 35% of the voters' names have been deleted. The Election Commission of India, Article 324, आपको पता है ये बात, on Friday published the draft electoral rolls of Tamil Nadu and the Gujarat after the SIR period. मोर देन 97.3 लाख वोटर्स, ठीक है, जैसा कि हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चेन्नई में ये सब निकाला गया, तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही है, बट ठीक है, उसका कुछ सॉल्यूशन भी होना चाहिए, अल्टरनेटिव। देखते हैं क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, और ये प्रोसेस लंबी चलेगी जब तक SIR खत्म नहीं हो जाता। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ही SIR करने की बातें चल रही हैं।
चलते हैं थोड़ा सा आगे। कौन है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो याद रखना ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है। 1+2 की स्ट्रक्चर आज के दिन बनी हुई है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। सेंटर रिवाइज गाइडलाइंस टू हेल्प पुअर प्रिजनर्स अनेबल टू पे फाइन्स। देखो कई बार क्या होता है, जो प्रिजनर्स होते हैं, जो जेल में जो कैदी होते हैं, बेचारे बहुत गरीब होते हैं, ठीक है। किसी की चैन स्नैचिंग कर ली, किसी के है ना, किसी ने चोरी कर ली है ना, कुछ राह चलते कुछ चुरा लिया, वो गरीब चोर होते हैं बेचारे, पकड़े जाते हैं, ठीक है। या कोई थोड़ा और भी ऑफेंस कर दिया बट वो पुअर है, तो उनकी मान लो बेल हो सकती है, बेलेबल ऑफेंस है, मान लो 20,000 रुपये अगर वो भर दे तो उसकी बेल हो जाएगी, मान लो 35,000 रुपये भर दे तो बेल हो जाएगी, बट दे आर अनेबल टू पे, देयर फैमिलीज आर अनेबल टू पे, वो नहीं पे कर सकते हैं। तो हमारी सरकार ने 2023 में एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था हेल्प या सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स। अब जो सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स स्कीम आई, उस पुअर प्रिजनर्स स्कीम में लगभग 20 करोड़ रुपए रखे गए, ठीक है। और उसमें कहा गया कि जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, उससे डाटा निकाला जाएगा और फिर जो गरीब कैदी होगा, गरीब प्रिजनर होगा, उसको क्या किया जाएगा, इस फंड से जेल से बाहर निकाला जाएगा। अब कौन इसके लिए जिम्मेदार रहेगा? तो कहा गया नलसा, ठीक है। आई होप आप जानते होंगे सलसा, एंड जो लास्ट है वो डलसा। नलसा क्या होता है? देखो हर आदमी वकील अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। जो गरीब आदमी वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो कहा गया कि यार ये तो इक्वलिटी नहीं है ना। तो आर्टिकल 39 जो कि पार्ट है किसका, डीपीएसपी का, उसमें एक चीज जोड़ी गई जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 39 का पार्ट ए, और उसमें जोड़ा गया कि स्टेट विल मेक प्रोविजंस टू हेल्प पुअर प्रिजनर्स, ठीक है, और उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट वो प्रोवाइड कराएगा। तो उसके लिए बनाए गए नलसा, सलसा एंड डलसा। व्हाट इज नलसा? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, है ना, आपका स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और ये आपका कौन सा हो गया, डिस्ट्रिक्ट। यानी कि नेशनल लेवल पे नलसा चलता है, स्टेट लेवल पे सलसा चलता है, और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट लेवल पर डलसा चलता है। तो अगर आप गरीब हो, आपका कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक चल रहा है, तो डलसा के थ्रू आपको वकील मिल जाएगा, हाई कोर्ट में है तो सलसा के थ्रू, और वहां पर है तो नलसा के थ्रू। तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये एनसीआरबी के साथ मिलकर उस गरीब प्रिजनर का डाटा निकालें और फिर उसको पैसे जमा करके उसको जेल से बाहर निकालें। इसका इसको इनेक्ट करने का एक रीजन ये भी रहा होगा कि बहुत सारे जो हमारी जेलें हैं, हमारी जो प्रिजन है, वो बेसिकली ओवर क्राउडेड है। मोर देन 75% जो वहां पर प्रिजनर्स हैं, दे आर अंडर ट्रायल। तो क्यों ना उनको बाहर निकाला जाए, जबरदस्ती रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। आई होप आपने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जिसमें सारे डाटा निकल के आए थे कि जितने जजेस चाहिए उतने जजेस नहीं है, जितनी जेलें चाहिए उतनी प्रिजन्स नहीं है हमारे पास, है ना। तो जबरदस्ती लोगों को भर रखा है, तो इनको धीरे धीरे बाहर निकाला जाए। हमने कल भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि क्रिमिनल केसेस को रिजोल्व करने के लिए एडहोक जजेस की रिक्वायरमेंट है, बट जो रिटायर्ड जजेस हैं दे आर नॉट रेडी टू वर्क विद देयर जूनियर्स, है ना, इसलिए वो एडहोक जज नहीं बनना चाहते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसमें। उसी का एक बीच में आता है कौन सा, सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स स्कीम, जो 2023 में आई थी। ये सारी बातें हमने डिस्कस की। अब इसमें कुछ नया करने के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोबारा से दो न्यूज में आ चुका है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। कॉर्पोरेट्स हैव फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम, सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और कुछ अच्छा ही कह रहा होगा, और जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट जो कहे वो हमेशा अच्छा ही कहे, है ना। पर्सनली नहीं लेना, एक न्यूज है आगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा और मुझे वो बात हजम नहीं हुई, मे बी आप लोगों को भी नहीं डाइजेस्ट होगी। देखते हैं क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट्स हैव फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम। देखो आपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला केस पढ़ा होगा, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि आपके राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ठीक है, स्टेट बर्ड है। ये आपके सामने पिक लगी हुई है, आई होप आप इसको पहचान गए होंगे। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आ चुका है, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब कि उसको बचाना बहुत ही जरूरी हो चुका है, वो कभी भी विलुप्त हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है, गायब हो सकता है। तो इनके खत्म होने का रीजन क्या था कि जो राजस्थान सरकार है, बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट, वो क्या कर रही थी, उसने सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक वायर हैं वो ओपन कर रखी थी। तो उनके कांटेक्ट में आने से कहीं ना कहीं इनकी डेथ हो जा रही थी। तो कहा गया कि यार एक काम करो ना, तुम इन सारी वायरों को अंडरग्राउंड कर दो, है ना, तो बच जाएंगे।
तो कहा कि राजस्थान ने कहा कि अगर हम अंडरग्राउंड कर देंगे तो देन डेफिनेटली हमें टाइम चाहिए, फिर हम जो तुम्हारा 2070 का जो कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट ईयर है हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज, हमारा पैसा, हमारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। फिर एक केस होता है, ठीक है, आई होप आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बातें निकल के आती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है 2023 में ठीक है मत करो, लेकिन अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का या किसी के लाइफ के ऊपर एनवायरनमेंट का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और उसके लिए अगर कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा तो हम उसे ही रिस्पॉन्सिबल मांगेंगे, ये उसमें डिसीजन दे दिया जाता है। फिर धीरे धीरे इन जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनको बचाने की बात करते रहे, लेकिन कोई इनकी तरफ काम नहीं कर रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देख भाई, कॉरपोरेट्स यानी कि जो कंपनियां हैं, भाई कंपनी वालों सुनो, तुम्हारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटी होती हैं, बचाओ इनको, है ना। अब कंपनी वाले बोले हाँ साहब बिल्कुल होती हैं। तो याद रखना कुछ कंपनीज के क्राइटेरिया होते हैं, अगर वो इतने से इतना पैसा कमा रहे हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना है, ठीक है, उनका जो फैक्ट्रीज इतने एरिया में डेवलप्ड हैं, तो उन केस में उनको एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना होता है। आई होप आपने कंपनीज एक्ट 2013 सुना होगा, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। तो कहा गया कि तुम्हारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब एक नया वर्ड आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल ड्यूटीज? तो सिंपल से याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 के ए में लिखी हुई है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज आर टेकन फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना ये रशिया से ली गई है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनको ले रखा है। इनिशियली जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो 0 थी, फिर 1976 में हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बाय दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द आर्टिकल 51 का ए। देन उसके बाद हमने 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी होती है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से, जिसमें बच्चों को स्कूल भेजना उनके पेरेंट्स की ड्यूटी बनाई गई। बट एक बात ध्यान रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज का फॉलो करना नहीं करना इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम पे डिपेंड करता है, बिकॉज इनकी कोई सजा नहीं है। जैसे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, कल्चर को बनाए रखो, ठीक है, हमेशा एक्सीलेंस की तरफ बढ़ो, हमेशा साइंटिफिक सोच रखो। अब आप रखो या ना रखो आपकी मर्जी है। पेड़ों को बचाओ, बिल्कुल बचाओ, अगर नहीं बचाओगे तो फिर रूल्स अलग है ना, वहाँ पे सजा कुछ कुछ केस में हो सकती है, एनजीटी और ये सब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ना, बट सजा नहीं पड़ती। आप करो तो करो, ना करो तो ना करो। तो कंपनियों का आ गया भाई तुम्हारी तो कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, उनको पूरा करो। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट किसके ऊपर रिलाई हो गया? कंपनीज पर, ठीक है। तो क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? तो देखते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है एरिडियोटिस निग्रिसेप्स, ठीक है। द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान is considered India's most critically endangered bird. It is considered the flagship grassland species representing the health of the grasslands ecology. Its population of confined mostly to Rajasthan, गुजरात में पाया जाता है ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी ये मिल जाता है। स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कौन कौन से एक्ट के थ्रू इसको बचाया जाता है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, उसके शेड्यूल नंबर 1 में ये आता है, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान के वेस्टर्न बॉर्डर में पाया जाता है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर, ठीक है। और इसके लिए राजस्थान स्टेट एनिमल चिंकारा, स्टेट ट्री खेजड़ी एंड स्टेट फ्लावर रोहिंदा आर द फाउंड नेचुरली एट दिस पार्क। ये सब वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पे? डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसको हम मरुस्थलीय नेशनल पार्क भी कह देते हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं कि कॉर्पोरेट्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। कौन सा एक्ट है कौन सा नहीं है? तो अभी मैंने कहा था कंपनीज एक्ट 2013 से इट वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होती है सीएसआर के लिए? अगर आपकी कंपनी की नेटवर्थ लगभग 500 करोड़ के आसपास है और मोर या उससे ज़्यादा है, और एनुअल टर्नओवर आपका अगर 1000 करोड़ से ऊपर है, तो आपको, और जो नेट प्रॉफिट है वो अगर आपका 75 करोड़ रुपीस है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा? सीएसआर को फॉलो करना होता है। Eligible companies must allocate at least 2% of their average net profit from the previous 3 years towards CSR activities। यानी कि उनको क्या करना होगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल खोल दिए, वर्कर्स जो काम करते हैं उनके लिए, एनवायरनमेंट के लिए पेड़ लगा दिए, ठीक है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाना है तो इनके लिए जो प्लांट लगे हुए हैं, इनके लिए जो नेशनल पार्क वगैरह में जो फैसिलिटीज उसमें कंट्रीब्यूट कर लिया, बट दे मस्ट कंट्रीब्यूट 2% ऑफ देयर लास्ट 3 years नेट प्रॉफिट। ये उसका रूल है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट चलते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग ए डीपली डिस्टर्बिंग रियलिटी सेज सुप्रीम कोर्ट। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, तो देखो पहले जब ट्रैफिकिंग होती थी ना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग कह लो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग कह लो, तो बस एक ही पर्पज होता था मोस्टली कि उन बच्चों को या उनको किडनैप करके उनके बॉडी पार्ट्स को बेच दिया जाता था। बट क्या आपको पता है किसी को बेचना, किसी के बॉडी पार्ट्स को बेचना इट इज इलीगल है ना, सीधी सी बात इलीगल है। तो कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा फंडामेंटल राइट है जो आप प्रोहिबिट करता है कि आप किसी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो बेसिकली? तो याद रखना आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट स्ट्रांगली प्रोहिबिट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, इसके अंदर आप किसी इंसान को या उसके बॉडी पार्ट्स को बेचना क्या माना गया है? इलीगल माना गया है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते और ये आपका फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट विल प्रोटेक्ट यू, आप ये बात जानते हैं। ठीक है, अब याद रखना इसमें किसी तरह का भी एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होना चाहिए। अब एक्सप्लॉइटेशन क्या मतलब क्या है? किसी का फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होना चाहिए, मेंटल एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होना चाहिए, ये भी इसके अंडर में बचाए जाते हैं। ठीक है, इवन याद रखना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले एक डिसीजन दिया था कि जो बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन है ना, प्रोस्टिट्यूशन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये क्या है? लीगल प्रोफेशन है। अगर ये मर्जी से किया जा रहा है तो ये एक लीगल प्रोफेशन है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये फोर्स्ड तरीके से किया जा रहा है तो ये फिर क्या है? इलीगल है और ये नहीं होना चाहिए, ट्रैफिकिंग में ही आता है ये, उसके फिजिकल वॉयलेशन में, फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन में ही इंक्लूड होता है। आपने शायद लास्ट ईयर का एक केस पढ़ा होगा, एक लड़की को बांग्लादेश से लाया जाता है ना, माइनर होती है वो, 13-14 ईयर की होती है, उसको पता ही नहीं है उसको कहाँ से किडनैप किया, कहाँ से नहीं किया, उसको फ्लैट्स में, होटल्स में रखा गया। इवन जब उस लड़की ने पुलिस वालों को अपनी बातें बताई है ना, तो उसने बताया कि लगभग मोर देन 200 से ज़्यादा लोगों ने उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया होता है ना, पूरे भारत भर में उसको घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रैफिकिंग ही तो है कि आप किसी को बेच रहे हो, बार बार कोई किसी को वहाँ बेच रहा है, कोई किसी को वहाँ बेच रहा है, और ये एक पूरी चेन बनी होती है ना। तो भारत में बहुत बुरे हालात है ट्रैफिकिंग के। आपने देखा होगा गाँव से जो लड़कियाँ होती हैं या बच्चियाँ होती हैं उनको उठा लिया जाता है, या फिर उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि शहरों में ऐसा होगा, मॉडलिंग होगी, ये जो भी होता है ना, जो भी कॉमन प्रोसेस होती है ना, और ये पूरी चैन बनी होती है इनकी। तो इनसे बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकना चाहिए। बहुत से बच्चों को उठाकर भीख मंगवाई जाती है उनसे, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं ना, जैसे अभी इंदौर फर्स्ट बैगर फ्री सिटी बन गया ना, तो ऐसे भीख मंगवाई जाती है वहाँ पे। ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो डाटा है ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो जरूर ध्यान रखना। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 23 और आर्टिकल 24 BC के साथ है जो एक्सप्लॉइटेशन की बात करता है। इसमें लिखा है कि 0 to 14 ईयर तक के बच्चे को किसी भी हजार्डियस कंडीशन में आप काम करवाते हो तो वो इलीगल है, यानी कि बैन ऑन चाइल्ड लेबर, सिंपल। वो आर्टिकल 24 है। और यहाँ पर कौन सा 23 में आप किसी की इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, और साथ साथ आप किसी का फिजिकल या मेंटल एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। और जब किसी माइनर का फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन होने की बात आती है तो वहाँ पर पोक्सो भी आ जाता है। ठीक है, तो एक आर्टिकल पोक्सो के ऊपर भी था, बट वो हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने उसको डिस्कस नहीं किया है अभी। ठीक है, समझ गए कि 18 ईयर से कम उम्र के कोई भी बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। अगर किसी के साथ किसी तरह का सेक्सुअल वायलेशन होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, दैट मस्ट बी डेल्ट विद द पोक्सो एक्ट। ठीक है, और कब आया था? 2012 में। The court said child trafficking networks have a complex and layered structure which operate at various levels of recruiting, transporting, harboring, exploiting minor victims. The judgment, which laid down guidelines for appreciating evidence in child trafficking case, said courts must not disbelieve the testimony of the trafficked child just because of minor inconsistencies in her evidence. Such organized crime activities operate as independent verticals whose insidious intersections are conveniently veiled through and deception to हुडविंग इनोसेंट विक्टिम्स। ठीक है, ऐसा किसी ने कहा, जस्टिस मनोज मिश्रा ने। तो सिंपल से याद रखो। और ये सारे के सारे केस देखने को कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर थोड़ा सा होता है ना, जो पुअर एरियाज देखने को मिलेंगे, है ना, इस इलाकों में, इन इलाकों में ज़्यादा ही केस देखने को मिलते हैं जहाँ से इनको ट्रैफिकिंग की जाती है। ठीक है, इवन ट्रैफिकिंग की बात आ रही है तो एक और मार्केट में न्यूज़ चल रही है, एप्स्टाइन न्यूज़, है ना। एप्स्टाइन जो स्कैंडल है, अभी डिटेल बाहर आई नहीं है पूरी, जब आएंगी तो डेफिनेटली हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अमेरिका में जो हो रहा है।
नेक्स्ट है द सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। अब देखो, हम चाहते हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बन जाएं, ठीक है, और विकास हमारा बेसिकली खो चुका है, तो विकास हमें मिलेगा 2047 में, ऐसा सरकार का कहना है। अब 2047 में विकास मिलेगा, विकास मतलब डेवलपमेंट की बात हो रही है, किसी का नाम नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये जब मिलेगा तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर तुम डेवलप्ड होना चाहते हो ना तो आप एक्सपोर्ट ज्यादा करो, है ना, आप इंपोर्ट कम कर दो। अगर आप इंपोर्ट पे ज्यादा ध्यान दोगे, इंपोर्ट ज्यादा करोगे, तो आप कभी डेवलप नहीं हो पाओगे, क्योंकि पैसा कहां से बनेगा, जब बेचोगे तभी तो बनेगा पैसा, कुछ खरीदने से थोड़ी बनता है। अच्छा, आप कैसे पैसे वाले बन सकते हो, आप कमाते हो 1000 रुपए, खर्च कर देते हो 1200 रुपए, कभी बनोगे, कभी नहीं बनोगे। आप कमाओगे 2000 रुपए, खर्च कर रहे हो 500 रुपए, एक दिन ऐसा आएगा आपके 1500 जुड़ते जुड़ते आप अमीर हो जाओगे। बस वही कॉन्सेप्ट है कि एक्सपोर्ट पे ध्यान दो, इंपोर्ट कम करो। अगर ऐसा करना है तो सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं किसमें, डिफेंस में। बस उसी की बात कर रहा है ये, देखो इसका टॉपिक का लाइन भी पढ़ो, द सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। आपने जब हमारी पहलगाम के अंदर ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, तो हमने S-400 कहाँ से लिया हुआ है, हमने रशिया से तो ले रखा है ना। इवन हमारा जो ब्रह्मोस है वो भी तो मिल के बना है हमारा, इंडिया और रशिया के साथ। तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो सेल्फ रिलायंस हो जाए और हमें दूसरों पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तभी जाकर हम 2047 का जो विकसित भारत का सपना हम सब ने संजो के रखा है कि हम वो एक दिन देखेंगे, वो तभी देख पाएंगे जब हम ये सब करेंगे, ठीक है। तो बस यही इसमें डिस्कस किया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट रीड एंड पास ऑन। डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज वर नॉट अलाउड इन दिस सेक्टर, बट देयर वर इंपोर्ट्स विदाउट कंपंक्शन फ्रॉम प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अब धीरे धीरे प्राइवेट लोगों को भी आने दिया जा रहा है। आपने देखा होगा ड्रोन्स वगैरह की इंडस्ट्री में, है ना, कुछ कंपनीज को अलाउ कर दिया गया है। जैसे सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ना, 1712 में बना था। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, कोलकाता में है, ठीक है। क्या बनाते हैं, गन बनाते हैं, गन फैक्ट्री है, ठीक है। और इसको और प्लस DRDO को मिलाकर ही तो आपके जो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम क्या रखा था, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंडर हमने पटना प्रोग्राम चलाया था, है ना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है। तो हमें स्ट्रांग होना है तो हमें सेल्फ रिलायंस होना होगा, बस यही कहने की कोशिश की जा रही है। चलते नेक्स्ट। इन स्पेस इनवाइट्स प्रपोजल्स टू एस्टैब्लिश स्पेस लैब्स अक्रॉस academics इंस्टीट्यूशंस। देखो, इसरो हमारा क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो हमारा भारत सरकार का क्या है, एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस के रिलेटेड सारे काम करता है ना। और एग्जाम में एक पैर से जाता है तो, और हम डेफिनेटली एक टॉपिक इस पर डिस्कस करते हैं क्लास में भी, है ना। कब बना था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखना 15 अगस्त 1969 को बना होता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना बेंगलोर में है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या है, UR राव स्पेस सेंटर। UR राव कौन थे, जिन्होंने पहली सैटेलाइट बनाई थी 1975 में, जिसका नाम हमने क्या रखा था, आर्यभट्ट। और याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर बनती क्या है, सैटेलाइट ही बनती हैं, ठीक है। इसके 4 मेजर सेंटर्स भी होते हैं। तो जैसे इसरो है ऐसे इन स्पेस है, इन स्पेस प्राइवेट सेक्टर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी कि उनसे उसमें इन्वेस्ट करवाता है, और कुछ नहीं है। आपको पता होगा ऑलमोस्ट हमारी भारत सरकार ने लास्ट ईयर क्या किया था, स्पेस सेक्टर में, इन स्पेस सेक्टर 100% क्या अलाउ कर दिया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कल हमने पढ़ा था ना कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया है, राज्यसभा ने बिल पास कर दिया, हमने पढ़ा है कल परसों उसको। सेम यहाँ पर पहले हो चुका है, ठीक है। तो इनस्पेस के अंदर क्या कर रहा है, तो इनस्पेस कह रहा है कि भाई मैं क्या करूंगा, लोगों में स्पेस के लिए क्या जगाऊंगा, उनके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स में। तो कुछ यूनिवर्सिटीज को ना, इंडिया की कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज को चूज किया जाएगा और उनके अंदर लैब बनाई जाएंगी, लैबोरेटरीज बनाई जाएंगी, जहां पर लोगों को सिखाया जाएगा स्पेस के बारे में, और लोगों का यानी कि बच्चों का इंटरेस्ट बनेगा और वो काम करने के लिए किसमें, स्पेस इंडस्ट्री में रेडी हो जाएंगे। उसके लिए इन स्पेस को कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में परमिशन देने की बात कही गई है। दैट्स इट। The Indian National Space Promotion and the Authorization Center, that is in space, has rolled out a request for proposal to establish अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब्स। नाम याद रखना, वन लाइनर में बहुत आते हैं क्वेश्चन। अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब्स, प्रयोगशाला क्या कहते हैं, लैब को ही कहते हैं, ठीक है। और अंतरिक्ष स्पेस को कह दिया जाता है, तो हिंदी में उसका नाम है बस अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब्स
एट सेलेक्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो भी कुछ कुछ है उनमें कर दिया जाएगा। इज एन ऑटोनोमस एजेंसी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कब बना था, याद रखना 1972, इंदिरा गांधी ने उस समय बनाया था, ठीक है। और इसी के अंदर में सारे के सारे स्पेस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। इवन जो इसरो है वो भी इसके अंडर में काम करता है, ठीक है। इसरो वर्क्स अंडर द डीओएस, एंड डीओएस किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तो आज अगर पूछे हु इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द हेड। बनी जब कौन था, तो उसमें इंदिरा गांधी। तो ये थोड़े से पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। Indian National Space Promotion and Authorization Center is a single window independent nodal agency that functions as an autonomous agency in the Department of Space, ठीक है। ये दूसरे सेक्टर्स के लोगों को उसमें लाती है। नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को, एनजीईज को भी इसमें लाया जाता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के नहीं है बट वो स्पेस में काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, हाँ इसकी मैं बात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है फोन टैपिंग केस, those who have nothing to hide need not to be afraid, says सुप्रीम कोर्ट। अब देखो कितना बड़ा मजाक है ये। आप खुद सोचो कि आपने मेरा मोबाइल हैक किया, ठीक है, मेरे मोबाइल को टैप किया, फिर मैंने केस किया, क्योंकि ये किसका वोल्यूशन है सीधा सीधा, तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है मुझे, और इसी में आता है मेरी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। आप लोगों ने केएस पुट्टास्वामी केस पढ़ा होगा 2017 वाला, जिसमें यही तो कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर राइट टू लाइफ, कि अगर मेरी लाइफ प्राइवेट ही नहीं है, कोई भी उसमें घुस जा रहा है, तो डेफिनेटली मैं जीने का अधिकार कहाँ गया, मेरी जीने की आजादी थोड़ी ना रही। तो सोचो तुमने मेरा मोबाइल हैक किया, यू नो ऑल अबाउट मी, बट मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं छुपाऊं, और मुझे पता चल जाए कि तुम मेरे मोबाइल को टैप कर रहे हो, तो क्या ये बात सही है क्या कि यार मेरे पास कुछ है ही नहीं छुपाने को, तो कर लो, क्या ही कर लोगे, गलत बात है ना। प्राइवेसी नाम की भी एक चीज होती है, गलत हो या ना हो, बट अगर तुमने कोशिश की है, तो देखो आपने पढ़ा होगा राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट, और उसको क्रॉस करना इज इलीगल, ये साफ साफ लिखा है उस केस में। तो इलीगल की डेफिनेशन को ही सुप्रीम कोर्ट नहीं डिफाइन कर पा रहा है अच्छे से, यहां पर यही तो लिखा जा रहा है। तो मैं कई बार कहता हूं सुप्रीम कोर्ट कई बार कुछ भी कह देता है डेफिनेटली, है ना, तो कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि किसी ने फोन टैप किया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में कुछ है ही नहीं तो यू डोंट हैव टू वरी। अब बात ये निकल के आती है कि मान लो कहीं पर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, कहीं पर हमारे सॉवरेनिटी की बात है, कहीं पर हमारे सिक्योरिटी की बातें हैं, अटैक हो सकता है, पाकिस्तानी आ चुके हैं, है ना, अटैक हो सकता है यहाँ पे, तो आप मेरे फोन को अगर कर रहे हो देन ओके, कि तुम्हें मुझ पर डाउट है कि यार ये पाकिस्तान से तो नहीं मिला हुआ है, इसका फोन टैप कर लो, इसके फोन को हैक कर लो, ठीक है। बट उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होती है। उसके बाद अगर मुझे पता चला तो मुझे दिखाओ कि भाई तुमने कहाँ कैसे किया। आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए नहीं कह सकते थे कि यार ये आदमी है, ये आदमी करता होगा तो इसको हैक कर लेते हैं, टैप कर लेते हैं, बाद में कह देंगे हम तो सिक्योरिटी की बात है, जबकि आप यूज किस लिए कर रहे हो, फॉर पॉलिटिकल पर्पस, समझ गए। तो ये कंप्लीटली इलीगल है, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स है, बट ठीक है चल रहा है। The Supreme Court on India reasoned that people with nothing to hide need not to be bothered about or afraid of surveillance, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका जो डिसीजन है वो आपके कुछ दिन पहले वो जो ऐप आया था ना, उस ऐप को ही सपोर्ट कर रहा है कि भाई संचार साथी कर लो डाउनलोड, जब तुम्हारे मोबाइल में कुछ है ही नहीं तो डरते क्यों संचार साथी से, जबकि वो सीधा सीधा वो लेसन कर रहा है, ठीक है। इवन एज द स्टेट ऑफ तेलंगाना बैटेड फॉर सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी, emphasizing that even the president cannot direct anyone to be put under illegal snooping, वही बात कह रहा है। The state defended that the question involved was not about a open or closed world, but the basic right to be protected against the illegal surveillance by the state machinery, समझ गए ना, illegal surveillance नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, इंडिया टेलीग्राफ एक्ट 1885 ऑफ द एक्ट अलाउज द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंटरसेप्ट फोन कॉल्स ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी कंसर्न, ठीक है। सोवरेनिटी और सेफ्टी की बात है तो आप इस एक्ट के थ्रू कर सकते हो किसी का फोन टैप। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आईटी एक्ट जो आया था, इट गवर्न्स सर्वेलांस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, ईमेल, व्हाट्सएप, इनका आपका सर्वेलांस हो सकता है अगर कहीं पर कुछ थेफ्ट या कुछ इलीगल एक्टिविटी नजर आती है, तो आप सबका नहीं कर सकते हो। इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 अप्लाइज टू पोस्टल कम्युनिकेशंस, जो पोस्टल कम्युनिकेशंस होते हैं उनको भी खोल के देखा जा सकता है कि भाई कुछ तुम इलीगल तो सप्लाई नहीं कर रहे हो, पता चला कि बाय पोस्ट ही तुम ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको चेक किया जा सकता है।
सेफगार्ड्स अगेंस्ट फोन टैपिंग रूल 419A ऑफ इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 जो कि उसमें आया था, इट प्रोवाइड्स प्रोसीजर्स फॉर फोन टैपिंग इंक्लूडिंग ए रिव्यू कमेटी टू चेक मिसयूज। ठीक है, उस पर रिव्यू भी होना चाहिए। सर्वेलांस मस्ट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, आर्टिकल 19 राइट टू, क्या लिखा उसमें, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 21 राइट टू लाइफ एज अपेल्ड इन द पुट्टास्वामी केस 2017 जो अभी हमने डिस्कस किया होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कहा था, एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग इन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ओनली द होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और सेंटर कैन ऑथोराइज फोन टैपिंग। डेलीगेशन ऑफ दिस पावर बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी इज नॉट अलाउड। यानी कि सिर्फ कौन कर सकता है, तो याद रखना अगर एग्जाम में पूछे, ओनली होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और सेंटर ही अलाउ कर सकता है कि भाई किसी की फोन टैपिंग हो, उससे नीचे का कोई भी एम्प्लॉय नहीं कर सकता है। Every phone tap order must be reviewed within 2 months by a review committee comprising at the center a cabinet secretary होगा, law secretary होगा और telecom secretary उसमें होगा। At the state chief secretary, law secretary and one other member, ठीक है, home secretary के अलावा उसमें होंगे। They will review, then उसका डाटा पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश रोक्ड बाय वायलेंस आफ्टर की लीडर्स डेथ। देखो बांग्लादेश में बहुत दिन से क्या चल रहा है, वायलेंस चल रहा है। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, है ना, जो शेख हसीना जी थी, है ना, उनका तख्ता पलट कर दिया, उनको हटा दिया गया। फिर वहाँ पर आ गए यूनुस, मोहम्मद यूनुस, वो बोले हम चलाएंगे। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, वहाँ पर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट होते हैं, है ना, हिंदुओं को मारा जा रहा है, या फिर वो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि चाइना जिस दिन खाएगा उस दिन हम चिकन स्नैक जो हमने कल डिस्कस किया था, उस चिकन स्नैक को तोड़ देंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छीन लेंगे हम, है ना, ऐसा ही तो था। ठीक है, उधर डोकलाम इश्यूज होते रहते थे। तो हमारा जो चिकन स्नैक है बेसिकली 20-22 किलोमीटर का एक रास्ता है, जो अगर कभी ब्लॉक कर दिया तो सीधा सीधा वो लिंक टूट जाएगा। बांग्लादेश के जो अभी जो लीडर्स हैं, वो जो अगेंस्ट है इंडिया की, वो इसलिए भी इंडिया से नफरत करते हैं कि वो आज भी पार्ट ऑफ पाकिस्तान होना चाहते हैं। इवन अभी देखा होगा, जिनकी डेथ हुई है, ये कुछ दिन पहले बोल रही थी कि यार हमें पाकिस्तान से न्यूक्लियर बॉम्ब ले लेना चाहिए और भारत पे मार देना चाहिए, है ना, ऐसा भी कर रहे थे ये लोग एंटी इंडिया। अच्छा, शेख हसीना भारत भाग गई थी, तो भारत उसे क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि शेख हसीना जब थी तो बांग्लादेश की सरकार थी, वो प्रो इंडियन सरकार थी, हम उनकी हेल्प करते थे, वो हमारी हेल्प करते थे। इवन इंडिया ने हेल्प की थी, इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश ताकि वो क्या हो सके, एस्टेब्लिशमेंट में आ सके। उसे बनाया भारत ने था पाकिस्तान से तोड़कर। तो जो लोग बांग्लादेश से प्यार करते हैं दे सपोर्ट इंडिया, बट जो लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं, चाइना के इन्फ्लुएंस में, डेफिनेटली दे हेट इंडिया। तो अभी वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, शेख हसीना वहां पे है नहीं, शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी वहां पे। इंडिया को 1-1.5 महीने पहले कहा था वापस दे दो, इंडिया ने कोई आंसर ही नहीं दिया, बोले ठीक है कर लो जो करना है। और इंडिया भेज भी नहीं सकता शेख हसीना को, क्योंकि जब शेख हसीना वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उसने भारत की बहुत हेल्प की होती है। चाइना के अगेंस्ट की बात कर लो और अदर यूएसए के अगेंस्ट की बात कर लो, है ना। इवन यूएसए वहां पर अपना पोर्ट बनाना चाहता था, बेस बनाना चाहता था, शेख हसीना मना कर रही थी, इसलिए उसका तख्ता पलट करवा दिया। तो शेख हसीना को तो हम इतनी आसानी से देंगे नहीं, तो फिर हम इनका क्या करें? क्या हम इन पर लड़ाई कर दें? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर कौन हेल्प करेगा? अब चाइना हेल्प कर देगा उधर से, पाकिस्तान वैसे भरा बैठा है, तो कोई ना कोई सोल्यूशन हमारी जो गवर्नमेंट है वो निकाल ही लेगी डेफिनेटली। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो मेन लीडर थी, जो इन सबके पीछे थी, जो इन सबके पीछे मास्टरमाइंड थी, उसका मार दिया गया है ना। 12 दिसंबर को गोली लगी थी और उनकी डेथ हो गई है। अब देखते हैं वहां पर क्या होता है। क्या अच्छा, वहां के लोग इसलिए भी दुखी हैं क्योंकि हमारे यहाँ एसआईआर चल रहा है। अब देखो, पहली न्यूज लास्ट न्यूज में मर्ज हो जाती है। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या कर रहे हो तुम? डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो। तो जो फर्जी लोग आए होंगे भारत से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सॉरी बांग्लादेश से, उनको भागना पड़ेगा, क्योंकि एसआईआर में उनको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे तो उनको प्रूफ तो देना पड़ेगा भाई वो कहाँ के हैं। तो डेफिनेटली उनको ये भी प्रॉब्लम हो रही है कहीं ना कहीं, है ना। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो मर्ज हो जाते हैं एक जगह। बट अभी इतना ध्यान रखना बस कि जो वो मेन थी, क्या नाम था उसका, वॉयलेंट प्रोटेस्ट स्वेप्ट बांग्लादेश ऑन थर्सडे नाइट एंड फ्राइडे फॉलोइंग द डेथ ऑफ शरीफ ओस्मान हादी। नाम ही शरीफ है, ध्यान रखना, है ना। ओस्मान हादी, ए की फिगर ऑफ लास्ट ईयर सरप्राइजिंग अगेंस्ट द शेख हसीना's गवर्नमेंट एंड ए लीडर ऑफ द इंकलाब मंच। Hadi 32 years की थी, was shot at on December 2012 while he was campaigning for the upcoming February elections and died of injuries on Thursday night, और उसकी डेथ हो जाती है। Protesters stormed the office of the country's 2 leading newspapers, कौन से? प्रथम, अलो एंड डेली स्टार। ठीक है, उनमें न्यूज आई होती है। ठीक है, फ्रॉम द कैपिटल शाहबाग इंटरसेक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या होता है।
इंडिया के साथ या इंडिया के अपोज में जाते हैं, जो भी होगा डेफिनेटली हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।